हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। आई एम रफ़ीक अहमद। हम दीर्घवृत्त पढ़ रहे हैं और दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व की हैं। आज हम दीर्घवृत्त से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स ले रहे हैं जिन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो आर्टिकल हम आज ले रहे हैं उसमें अगर हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो और एक पॉइंट के बारे में हमें ये पता लगाना हो कि वो पॉइंट इलिप्स के अंदर है या इलिप्स के बाहर है या इलिप्स पर है, तो उसका तरीका जैसे 2x² प्लस 7y² बराबर 5 ये एक इलिप्स है और कोई पॉइंट है मान लो 2, 3 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट इस इलिप्स के सापेक्ष किस स्थिति में है। क्या ये इलिप्स के बाहर है या इलिप्स के अंदर है या इलिप्स पर है। तो उसके लिए हमें तरीका ये होगा कि इलिप्स की जो ये इक्वेशन है उसमें x² और y² के पद जिधर हैं उधर ही कांस्टेंट टर्म ले लें, यानी 2x² प्लस 7y² माइनस 5 बराबर 0। अब जो लेफ्ट हैंड साइड बनती है इसमें x और y की जगह इस बिंदु के निर्देशांक रख के देख लें। जैसे हम यहाँ पर 2x² प्लस 7y² माइनस 5 जो टर्म है इसमें x और y की जगह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख के देखें तो x की जगह 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस y की जगह 3 रखेंगे तो 63 होगा और माइनस 5। अब ये टर्म 66 आएगी यानी पॉजिटिव। इससे ये पता चलेगा कि ये बिंदु इस दीर्घवृत्त के बाहर कहीं है। अगर ये राशि नेगेटिव आ जाती तो उसका मतलब होता कि ये बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर कहीं है, और अगर ये राशि 0 आ जाती तो उसका मतलब होता कि ये बिंदु दीर्घवृत्त की बाउंड्री पर यानी दीर्घवृत्त पर ही कहीं पर है। तो ये फर्स्ट आर्टिकल है, दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स। ये तो है दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, और ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1। हम ये जानना चाहते हैं कि ये बिंदु इस दीर्घवृत्त के बाहर, अंदर या दीर्घवृत्त पर होगा। तो उसके रिजल्ट्स ये हैं। आर्टिकल को मैंने विदाउट प्रूफ लिखा है क्योंकि आवश्यकता नहीं है प्रूफ की। तो ये बिंदु इस दीर्घवृत्त के बाहर होगा यदि दीर्घवृत्त के समीकरण में 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लें तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस 1, उसमें x और y की जगह इस बिंदु के निर्देशांक रखने से प्राप्त राशि अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होगा कि ये बिंदु दीर्घवृत्त के बाहर है, और अगर वही राशि नेगेटिव आती है तो उसका मतलब होगा कि बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर कहीं पर है। और अगर ये राशि 0 हो जाए, 0 हो जाए का मतलब यह है कि ये बिंदु इस दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी इस बिंदु में x और y की जगह x1 y1 रखने पर ये संतुष्ट हो रहा है अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब होगा कि ये बिंदु दीर्घवृत्त की परिधि पर कहीं भी हो सकता है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी कि दीर्घवृत्त का इक्वेशन पता हो और कोई बिंदु के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो ये जानना कि वो बिंदु दीर्घवृत्त के बाहर है या दीर्घवृत्त के अंदर है या दीर्घवृत्त पर है। अब हम दीर्घवृत्त के बाहर के बिंदु से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स लेंगे। पहला है दीर्घवृत्त का स्पर्शी युग्म यानी पेयर ऑफ टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाओं का युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये क्या होता है? दीर्घवृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से दीर्घवृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
अगर हम ये देखें कि किसी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं दीर्घवृत्त की, जैसे ये दीर्घवृत्त है और एक बिंदु अगर हम बाहर दीर्घवृत्त के कहीं ले लें तो ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी जो इस बिंदु से गुजरती हैं। तो ऐसी दो होंगी, एक तो यहाँ से गुजरती हुई और दीर्घवृत्त को इधर स्पर्श करेगी यहाँ पर, और एक यहाँ से गुजरती हुई और दीर्घवृत्त को यहाँ स्पर्श करेगी। तो अगर बिंदु दीर्घवृत्त के बाहर है तो उससे गुजरती हुई दीर्घवृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर बिंदु दीर्घवृत्त पर है तो उससे गुजरती हुई दीर्घवृत्त की एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, और अगर बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर है तो उससे गुजरने वाली कोई भी रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। यानी ये जो तीन केसेस थे जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किए, इनमें इस स्थिति में जब बिंदु बाहर है तो उससे गुजरने वाली दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जब बिंदु अंदर है तो एक भी नहीं होगी, और जब बिंदु दीर्घवृत्त पर है तो एक होगी। तो किसी पॉइंट से पास होती हुई इलिप्स की टेंजेंट्स की संख्या 0, 1 या 2 हो सकती हैं। अगर बिंदु बाहर है तो 2 होंगी। आज के आर्टिकल्स में हमारा इंटरेस्ट बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं पर है। तो दीर्घवृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से दीर्घवृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा था। इन स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण, यानी दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं उनका जॉइंट इक्वेशन, या ये कह लो कि उन दोनों स्पर्श रेखाओं के युग्म का समीकरण ये होता है। ये तो वो सिचुएशन हो गई, ये दीर्घवृत्त के बाहर एक बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 मान लिए हैं। इस P से गुजरती हुई और दीर्घवृत्त को स्पर्श करने वाली दो रेखाएं, एक इधर जो Q पर स्पर्श कर रही है और एक इधर जो दीर्घवृत्त को P पर स्पर्श कर रही है। तो ये बाहर के बिंदु से दीर्घवृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। इन दोनों स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण या इन दोनों स्पर्श रेखाओं के युग्म का समीकरण हो जाता है ये x1² प्लस y1² माइनस 1 इंटू x² माइनस 1 बराबर x1x प्लस y1y माइनस 1 का होल स्क्वायर। या इसको सिंबॉलिकली याद रखने के लिए ले लेते हैं S1s बराबर t², जहाँ S1 क्या है, ये फैक्टर जो कि एक अचरांक है, एक गुणांक है, एक संख्या है। S ये टर्म और t ये टर्म वो नीचे लिख भी दिया है। S क्या है, x1² प्लस y1² माइनस 1, ये S1 है। S है x² प्लस y² माइनस 1, और t का मतलब है x1x प्लस y1y माइनस 1। तो इन दो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण ये हो जाता है S1s बराबर t², सांकेतिक तौर पे और फुल फॉर्म में ये। अब इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि S1 क्या होता है, S क्या होता है और T क्या होता है। दीर्घवृत्त के समीकरण के कांस्टेंट टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेने पर राइट हैंड साइड में बराबर 0 आ जाएगा, और तब जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म बनेगी उसे कहते हैं हम यहाँ पर S, x² प्लस y² माइनस 1। और इस S के मान में x और y के स्थान पर उस बिंदु P के निर्देशांक x1 और y1 रख दें तो जो अचर बनता है, कांस्टेंट बनता है, उसे हम नाम दे रहे हैं S1। और T क्या है, T को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, इस बिंदु x1 y1 बिंदु अगर दीर्घवृत्त पर होता तो उस बिंदु पर दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा बनती, यानी x1 y1 बिंदु पर दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है x1x अपॉन a² प्लस y1y अपॉन b² बराबर 1, या 1 को इधर ले लें तो माइनस 1 बराबर 0। तो ये होती है दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण x1 y1 बिंदु पर। तो स्पर्श रेखा के समीकरण को बराबर 0 फॉर्म में लिखने के बाद उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो बनती है उसे यहाँ पर हम कहते हैं कैपिटल T।
तो इन दो स्पर्श रेखाओं का समीकरण हो जाता है S1S बराबर टी स्क्वायर, जहाँ S1 S और T के ये मान होते हैं। छोटा सा एग्जांपल अगर हम हल करना चाहें तो जैसे ये ही दीर्घवृत्त था और ये दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु है, इस बिंदु से इस दीर्घवृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उनका समीकरण निकालने का काम करें यहाँ पर, तो इस दीर्घवृत्त के समीकरण को पहले बराबर जीरो फॉर्म में ले लें। तो 2x² + 7y² - 5 बराबर ज़ीरो। तो यहाँ s हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड 2x² + 7y² - 5। अब S1 क्या हो जाएगा, इसी में x और y की जगह उस बिंदु के निर्देशांक रख देना 2 3। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, y की जगह 3 रखेंगे तो 9 × 7 यानी 63 और -5, तो ये हो जाएगा 66। ये तो हो गया S1 एक अचर, और S ये है, और T क्या होगा, इस दीर्घवृत्त के लिए T होगा 2x1x, x² की जगह x1x + 7 y² की जगह y1y - 5, ये S1 T होगा। जबकि हम यहाँ पर x1 y1 की जगह वो बिंदु जो है 2 3 वो रख देंगे। x1 की जगह 2 रखेंगे तो 4x, y1 की जगह 3 रखेंगे तो 21y और -5। तो अब स्पर्श रेखाओं के युग्म का समीकरण हो जाएगा S1S बराबर टी स्क्वायर, और इसमें सबकी वैल्यू रख दें तो S1 की वैल्यू तो 66 आई, और S ये टर्म होगी 2x² + 7y² - 5, और T ये टर्म होगी 4x + 21y - 5 का होल स्क्वायर। तो ये दो रेखाओं यानी दो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण है। इसका होल स्क्वायर खोल के और पदों को इधर ला के इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, एक x² का पद प्लस एक xy का पद प्लस y² का पद प्लस x की सिंगल पावर का पद प्लस y की सिंगल पावर का पद और प्लस कांस्टेंट टर्म। इस रूप का इक्वेशन है ये। हम जानते हैं कि दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण ऐसा होता है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कि एक दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा हो और दीर्घवृत्त के बाहर कोई बिंदु दे रखा हो, तो उस बिंदु से दीर्घवृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। उन दो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण S1S बराबर टी स्क्वायर से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं स्पर्श जीवा पर। इसी फिगर में हम स्पर्श जीवा को भी समझ सकते हैं। दीर्घवृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से दीर्घवृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन दो स्पर्श रेखाओं के जो दो स्पर्श बिंदु आएंगे, जैसा कि इस चित्र में उनको हम Q और R माने हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो दीर्घवृत्त की जीवा बनेगी, जीवा QR, इस जीवा QR को हम कहेंगे दीर्घवृत्त की इस बिंदु P के संगत स्पर्श जीवा या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट या संपर्क जीवा। दोबारा बोलें, किसी बाह्य बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा को दीर्घवृत्त की उस बाह्य बिंदु के सापेक्ष स्पर्श जीवा कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई स्पर्श जीवा की। यहाँ लिखी भी है, स्पर्श जीवा दीर्घवृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा QR बिंदु P के सापेक्ष दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा कहलाती है। और हम समझ सकते हैं कि दीर्घवृत्त के बाहर जितने भी बिंदु हैं, हर बिंदु के संगत एक स्पर्श जीवा बन जाएगी। जैसे इस फिगर में दीर्घवृत्त के बाहर यहाँ बिंदु है तो स्पर्श जीवा बन जाएगी ये। अगर दीर्घवृत्त के बाहर हमने यहाँ बिंदु ले लिया P, तो इस बिंदु से दीर्घवृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी। उन दोनों स्पर्श रेखाओं के जो स्पर्श बिंदु आएंगे उनको मिला देंगे तो ये इस बिंदु P की स्पर्श जीवा हो जाएगी। और भी कहीं ले सकते हैं, यहाँ दीर्घवृत्त का बिंदु P ले लें, दीर्घवृत्त के बाहर बिंदु P ले लें, यहाँ से भी दीर्घवृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी। उन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु आएंगे, उनको मिला देंगे तो ये इस बिंदु के संगत स्पर्श जीवा हो जाएगी। यानी दीर्घवृत्त के बाहर प्रत्येक बिंदु के संगत एक स्पर्श जीवा बन जाती है। तो यह है स्पर्श जीवा का कंसेप्ट। अब हम इसी आर्टिकल में आगे
स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी फिगर को काम में ले रहे हैं। ये दीर्घवृत्त है, बाहर बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, और बिंदु P के संगत दीर्घवृत्त की जो ये स्पर्श जीवा QR बनती है, इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने Q और R के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। मान लो कि Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और R के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। अब क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और Q दीर्घवृत्त पर है, तो ये वाली जो रेखा है ये एक तरह से तो P से गुजरने वाली दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं दीर्घवृत्त के बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा। और दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है। इसी तरह से R दीर्घवृत्त पर है और R के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 मान लें, तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा जो कि दीर्घवृत्त के बिंदु R पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के अलग अलग समीकरण तो हम यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। हमारा पर्पज है जीवा QR का समीकरण ज्ञात करना। तो इस आर्टिकल पर आएँ। ये हमने दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा की परिभाषा लिख दी और अब इसके आगे हम दीर्घवृत्त की इस स्पर्श जीवा का समीकरण ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दीर्घवृत्त हो गया, इसके बाहर किसी बिंदु P x1 y1 जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि संगत स्पर्श जीवा QR है। Q के कोऑर्डिनेट्स और R के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। तो Q पर स्पर्श रेखा क्या होगी, क्योंकि Q दीर्घवृत्त पर है तो Q पर स्पर्श रेखा होगी x2x अपॉन a स्क्वायर प्लस y2y अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर की जगह x2x और y स्क्वायर की जगह y2y, तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाता है। इसी तरह से x3 y3 पर स्पर्श रेखा ये होगी। x3 y3 पर स्पर्श रेखा, अब ये जो दोनों स्पर्श रेखा हैं, एक Q पर स्पर्श रेखा है, एक R पर स्पर्श रेखा है। चित्र में हम देख सकते हैं कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं P से गुजरती हैं, P से खींची गई हैं, यानी स्पर्श रेखाएं आगे बढ़ाने पर P से गुजरती हैं। जैसे Q पर स्पर्श रेखा है तो ये रेखा P से गुजरती है, तो P के कोऑर्डिनेट्स इसको संतुष्ट करेंगे, इस रेखा के समीकरण को। इसी प्रकार R पर स्पर्श रेखा भी P से गुजरती है। तो आगे हमने लिखा है कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों P यानी x1 y1 से गुजरती हैं, तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स दोनों के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इसमें x और y की जगह x1 y1 रख देंगे और इसमें x और y की जगह x1 y1 रख देंगे। तो ये दो इक्वेशन के आधार पे आ गए कि Q और R पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P से गुजरती हैं, यानी P उन दोनों स्पर्श रेखाओं पर है, अतः P के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों स्पर्श रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट करेंगे और इससे ये दो इक्वेशंस आ गए। इसके बाद हमारा जो पर्पज है वो जीवा QR का समीकरण ज्ञात करना है। तो अब हम अपनी तरफ से प्रपोज करके बता रहे हैं कि जीवा QR का समीकरण तो ये होगा। इन दो समीकरण, ये दो समीकरण हमें उपलब्ध हो गए। इन दो समीकरणों से स्पष्ट है कि ये रेखा, अब ये रेखा क्या है, x1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये रेखा Q और R दोनों से गुजरती है। अब बात को, ये दो समीकरण आ जाने के बाद ये जो बाद में दो लाइन में बात लिखी है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये क्या लिखा है, हम ये क्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो रेखा हमने अपनी तरफ से लिख दी है, ये हमने ये क्वेश्चन कहीं से प्राप्त नहीं किया है, ये हमने अपनी तरफ से लिखा है ये बताने के लिए कि जो जीवा QR का हम समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं वो यही है। तो ये जो रेखा है x1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, हम ये बता सकते हैं कि ये रेखा Q से गुजरने वाली रेखा है, क्योंकि Q से गुजरने वाली रेखा ये कब होगी, जब Q के कोऑर्डिनेट्स इसको संतुष्ट करें, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अगर इसमें x की जगह x2 y की जगह y2 रखें तो क्या जो आएगा वो सही होगा, क्योंकि वो ये समीकरण आएगा। x की जगह x2 y की जगह y2 रखने पर ये समीकरण आएगा जो कि सही है, जो कि हमने अन्य वजहों से प्राप्त किया है। इसी तरह से, यानी ये रेखा ऐसी रेखा है जो Q से गुजरती है। इसी तरह से ये रेखा R से भी गुजरती है, क्योंकि R से कब गुजरती, जब इसको R के कोऑर्डिनेट संतुष्ट करते, और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, तो इसमें x की जगह x3 और y की जगह y3 रख दें तो ये समीकरण ये वाला बन जाएगा। यानी ये समीकरण बता रहा है कि इस समीकरण को R संतुष्ट करता है, और ये समीकरण बता रहा है कि इस समीकरण को Q संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये जो रेखा का समीकरण हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, यह क्लियर है इन दो समीकरणों से कि इस रेखा
के समीकरण को क्यू के निर्देशांक भी संतुष्ट करते हैं और आर के निर्देशांक भी संतुष्ट करते हैं। यानी ये रेखा क्यू और आर दोनों से गुजरती है, और अगर ये क्यू और आर दोनों से गुजरती है तो फिर यही क्यू आर रेखा का समीकरण हो गया। जो अपना पर्पस था इस जीवा क्यू आर का समीकरण ज्ञात करना, तो ये स्वतः ही सिद्ध हो गया कि ये जो समीकरण प्राप्त हो रहा है x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये ही उस रेखा उस जीवा क्यू आर का समीकरण है, क्योंकि इसको क्यू भी संतुष्ट कर रहा है और आर भी कर रहा है। और वो संतुष्ट क्यों कर रहा है, वो इन समीकरणों से क्लियर हो रहा है। और ये समीकरण कहाँ से आए हैं, क्योंकि क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा पी से गुजरती है और आर पर खींची गई स्पर्श रेखा पी से गुजरती है, वहाँ से ये समीकरण आए। तो ये हो जाता है स्पर्श जीवा का समीकरण। तो एक इसका परिणाम को हम दोबारा, तो ये बनता है दीर्घवृत्त के संगत, यानी ये जो दीर्घवृत्त है इसके संगत बाहरी बिंदु P x1 y1 की स्पर्श जीवा क्यू आर का समीकरण ये होता है। ये हो गया स्पर्श जीवा का समीकरण। हालांकि स्पर्श रेखा का समीकरण भी ऐसे ही आया था, x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, वो स्पर्श रेखा का समीकरण था। और यहाँ पे ये स्पर्श जीवा का समीकरण आया है। इसमें फ़र्क क्या है, अगर बिंदु x1 y1 दीर्घवृत्त पर है तब तो ये समीकरण इस स्पर्श रेखा का होगा, और अगर बिंदु x1 y1 दीर्घवृत्त के बाहर है तब वही समीकरण इस स्पर्श जीवा का होगा। तो ये स्पर्श रेखा का भी ऐसा ही समीकरण होता है और जीवा का भी ऐसा, स्पर्श जीवा का भी ऐसा ही होता है। डिपेंड करता है कि ये बिंदु P दीर्घवृत्त पर है या बाहर है। अगर बाहर है तो ये समीकरण स्पर्श जीवा का है, और अगर ये बिंदु दीर्घवृत्त पर ही है तो ये समीकरण फिर इसी बिंदु पर खींची गई दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का है। आगे हम ध्रुवी पढ़ेंगे, पोलर, और हम पाएंगे कि पोलर या ध्रुवी का समीकरण भी यही होता है, लेकिन वो बाद में। अब हम आते हैं नियामक वृत्त। नियामक वृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त कहलाता है। ये हमने नियामक वृत्त की परिभाषा लिख दी। नियामक वृत्त, या इसको हम कहेंगे डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल नियामक वृत्त को। तो क्या होता है, दीर्घवृत्त की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं, यानी ऐसी कोई भी दो स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त की जो परस्पर लंबवत हों, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा उसका बिंदुपथ एक वृत्त आता है, और उस वृत्त को इस दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त कहते हैं, नियामक वृत्त कहते हैं। कैसे बनेगा, ये दीर्घवृत्त है, इसकी कोई स्पर्श रेखा, फिर इसके लंबवत स्पर्श रेखा। इसके लंबवत स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, इस रेखा के लंबवत रेखा लो और उस लंबवत रेखा को खिसकाते जाएं ताकि वो एक स्थिति स्वयं के समांतर खिसकाते जाएं ताकि एक स्थिति में वो दीर्घवृत्त को स्पर्श करे। तो ये लगभग यहाँ पर आएगी, ये रेखा ये दीर्घवृत्त को यहाँ स्पर्श कर रही है, तो ये दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये दोनों लंबवत हैं। तो ये हो गई परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाएं। इनका ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आया, इसका बिंदु पथ एक सर्किल आएगा, और वो सर्किल इस दीर्घवृत्त का डायरेक्टर सर्किल या नियामक वृत्त कहलाएगा। अब बिंदुपथ क्यों आएगा, इसका बिंदुपथ जैसा कि हम जानते हैं कि उसी बिंदु का आता है जो मूविंग पॉइंट होता है या जिसकी अनंत स्थितियां हो सकती हैं। तो ये हमने दीर्घवृत्त की परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का एक पेयर लिया है, और अनंत होंगे ऐसी। अब जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ ले ली, फिर एक इसके लंबवत स्पर्श रेखा यहाँ बन जाएगी, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, इनके ये दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का एक पेयर और हो गया। इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया, जैसे P यहाँ ये था P, अब P यहाँ गया, और भी अनंत बनेंगे। कहीं भी आप एक दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाएं के पेयर अनंत होंगे तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु भी अनंत होंगे, जैसे P यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, ऐसे P बहुत जगह आएगा, और इन सारे पियों को मिलाने से जो सर्किल बनेगा वो दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त कहलाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं नियामक वृत्त को, जैसे मैं एक बड़ा
एलिप्स बना दूँ, ये एलिप्स है। अब दो परस्पर लंबवत स्पर्शरेखाएं ऐसे ले लें, ये पेन को स्पर्शरेखाएं माने और इन पेनों को मैंने इस परस्पर लंबवत रख दिया, तो ये परस्पर लंबवत रेखाएं हैं और यहाँ पे इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। इनको दीर्घवृत्त पर इस तरह से रखो कि दोनों को स्पर्श करे, ऐसे, और इसी रूप में इसको घुमाते चले जाएं। घुमाते हुए इस प्रकार से घुमाना है कि हर स्थिति में ये दोनों रेखाएं यानी ये दोनों पेन दीर्घवृत्त को स्पर्श करते जाएं, तो ये परस्पर लंबवत रहते हुए और दोनों दीर्घवृत्त को स्पर्श करके घूमते जाएंगे। तो ये जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है वो घूमते हुए एक सर्कल बनाएगा, जिसे दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त कहते हैं। तो ये नियामक वृत्त का कंसेप्ट है, परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद। और दीर्घवृत्त के नियामक वृत्त के इस परिभाषा के आधार पर अब नियामक वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। इस फिगर पर आए, ये दीर्घवृत्त और ये परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का एक पेयर, एक जोड़ा, यानी दो स्पर्श रेखाएं जो लंबवत हैं, यानी इनके बीच ये कोण 90 है। इन दो स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पी ए है। पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिए, इस पी का बिंदुपथ ही ज्ञात करना है, और जो इस पी का बिंदुपथ आएगा परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, इस बिंदु का जो बिंदुपथ आएगा वही अभीष्ट नियामक वृत्त हो जाएगा। तो वो क्या होगा, कैसे ज्ञात होगा? तो आर्टिकल पर आए, दीर्घवृत्त यह है, इसकी किन्हीं दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु P x1 y1 मान लिया। तो फिर इन दोनों स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण, क्योंकि फिर ये क्या हो जाएंगी, दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु P है, तो ये दो रेखाओं को हम कह सकते हैं P से खींची गई दीर्घवृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, और किसी भाई बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का समीकरण S1S बराबर t² से आता है। तो इन दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण आ जाएगा S1S बराबर t²। S1 की जगह S1 का मान रख दें, ये S, ये t, ये फुल फॉर्म है, ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण हो गया। इस समीकरण को थोड़ा सा सरल किया है, ये गुणांक जैसा कि हम जानते हैं कांस्टेंट है, तो दिस फैक्टर इनटू फर्स्ट टर्म x² अपॉन a², फिर दिस फैक्टर इनटू सेकंड टर्म यानी ये फैक्टर इनटू y² अपॉन b², फिर दिस फैक्टर इनटू -1, तो वही आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर खोल दिया, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टू के गुणनफल का दुगना, फिर फर्स्ट और थर्ड के गुणनफल का दुगना, और फिर सेकंड और थर्ड के गुणनफल का दुगना। तो ये होल स्क्वायर खोल दिया है। S1S बराबर t² से जो इक्वेशन आई उसको सरल कर लिया है। हमारा इंटरेस्ट केवल यह है कि इसमें x² का पद और y² का पद क्या हैं और उनके गुणांक कितने हैं वो निकालना है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में इसको सरल कर दिया है। फर्स्ट टर्म में जो ये टर्म आएगी x1² अपॉन a² इंटू x² अपॉन a², वो हो जाएगी x1² x² बटे a की पावर 4, और वो टर्म इधर राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी। और इस सेकंड ब्रैकेट में जो y1² अपॉन b² इंटू y² अपॉन b² टर्म आएगी, यानी वो हो जाएगी y1² इंटू y² अपॉन b की पावर 4, वो टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन में जितने तरह के पद हैं उनमें हमें x² और y² का पद छांटना है। तो x² का पद ये होगा y1² अपॉन b² -1 इंटू x² अपॉन a², और y² वाली टर्म ये बचेगी x1² अपॉन a² -1 इंटू y² अपॉन b²। इसके अलावा जो पद होंगे वो, जैसे ये वाला पद है अचर पद होगा, ये भी अचर पद है, ये x इंटू वाई की टर्म है, ये x की सिंगल पावर का पद है, ये y की सिंगल पावर का पद है, वो सारे पद सबको लेफ्ट में ले लें और उनको मैंने लिखा नहीं है, एंड अन्य पद बराबर 0। ये जो दो घात का समीकरण है ये इन दो स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण है, और इस समीकरण में x² वाला पद ये है, y² वाला पद ये है, और फिर अन्य पद होंगे। अब हम ये प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि ये समीकरण जिन दो रेखाओं का है, इन दो रेखाओं का, वो परस्पर लंबवत हैं, और हम जानते हैं कि किसी रेखा युग्म का समीकरण हमें पता हो और वो रेखा युग्म की जो दो रेखाएं हैं वो लंबवत हों, तो उसका प्रतिबंध होता है
कि उस रेखा युग्म के समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 होता है। यानी ये जैसे ये वाला जो समीकरण था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये अगर दो रेखाओं का समीकरण है और ये जिन दो रेखाओं का समीकरण है वो दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हैं तो उसका प्रतिबंध होता है a प्लस बी बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का योग 0 होता है। तो उससे ये पता चलता है कि दो रेखाएं लंबवत हैं, या ये दो रेखाएं लंबवत हैं तो फिर ये पता चलता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का योग 0 होगा। तो अब हमने इक्वेशन को सरल किया, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पद एग्जैक्टली क्या हैं वो लिख दिए और अन्य पद नहीं लिखे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि ये दो रेखाएं जिनका कि ये समीकरण है, संयुक्त समीकरण है ये दो रेखाओं का, ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अतः इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 होगा। तो उसमें लिख दें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पे, दिस फैक्टर इंटू 1/a², और इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर का गुणांक होगा दिस फैक्टर इंटू 1/b² बराबर 0। इसमें बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी y1² माइनस b² अपॉन b² और a² यहाँ से, और ऐसे इसमें a² एलसीएम ले लेंगे, a² b² दोनों में ही है तो पूरी इक्वेशन को a² b² से गुणा कर दे तो बटे वाला a² b² हट भी जाएगा और ये टर्म आ जाएगी। फिर इसमें x1² और y1² के पद एक तरफ और a² b² के पद दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा। यानी जब हमने दो परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मान लिए तो उन x1 y1 में ये संबंध आया। तो अब इसमें x1 और y1 की जगह वापस xy रख दें तो p का बिंदु पथ आ जाएगा। अतः p x1 y1 का बिंदु पथ यानी इस परस्पर लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, और उसी को हम दीर्घवृत्त का नियामक वृत्त कहेंगे। तो p x1 y1 का बिंदु पथ अर्थात दीर्घवृत्त के नियामक वृत्त का समीकरण होगा ये, इसमें x1 की जगह x और y1 की जगह y रखने पर, तो ये होता है नियामक वृत्त का समीकरण। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो नियामक वृत्त है इसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या है √a² प्लस b²। तो ये जो नियामक वृत्त होता है वो दीर्घवृत्त के संकेंद्रीय ही एक वृत्त होता है। ये भी स्पष्ट है कि ये जो a² प्लस b² है त्रिज्या का वर्ग वो a² से ज़्यादा है, तो ये ऐसा होगा दीर्घवृत्त की दीर्घाक्ष को केंद्र मानकर, दीर्घाक्ष को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त तो दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त होता है, उसकी त्रिज्या a होती है, और ये जो नियामक वृत्त है इसकी त्रिज्या और ज़्यादा है। तो नियामक वृत्त ऐसा होता है दीर्घवृत्त के बाहर बाहर, सहायक वृत्त से भी बड़ा, ये दीर्घवृत्त, ये उसका सहायक वृत्त ऑक्सिलरी सर्किल, और ये उसका नियामक वृत्त। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।